नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश 2024 का चुनावी माहौल में। यहां हम आपके लिए लाए हैं अलग अलग लोकसभा सीटों की ताजा और गर्मा गर्म चुनावी विषयों की चर्चा। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे चुनावी रणनीतियों, राजनीतिक दलों की चुनौतियों और नागरिकों की अपने नेताओं से उपेक्षाओं की। तो चलिए चलते हैं और अपने रिपोर्ट की बात करते हैं। झारखंड में लोकसभा चुनाव का माहौल गर्म है। संथाल परगना रीजन में सियासी हलचल लगातार देखने को मिल रही है। लोगों को विकास और सुविधाओं की उम्मीदें भी हैं। ये रिपोर्ट देखिए, इस लोकसभा सीट से लोगों का क्या कहना है। लोकसभा चुनाव नजदीक आने के साथ झारखंड के दुमका में वोटर अपनी मांगे सामने ला रहे हैं। दुमका लोकसभा सीट जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन का गढ़ रही है। वे यहां से 8 बार जीत चुके हैं। फिलहाल इस सीट से बीजेपी के सुनील सोरेन सांसद हैं। बेरोजगारी, पढ़ाई के अच्छे संस्थानों की कमी और अच्छे अस्पतालों का अभाव यहां के लोगों की मुख्य चिंता है। यहाँ का जो बच्चा बाहर पढ़ने के लिए जाता है उसको सारा बेनिफिट, सारा फैसिलिटी यहाँ मिले, दुमका में मिले, ताकि हम लोग का बच्चा कहीं हम लोग से दूर नहीं जाए। पढ़ाई अच्छे से होनी चाहिए और रोजगार भी अच्छे से मिले, समुचित रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए झारखंड में। यहाँ सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या आपको यातायात की है और भी यहाँ पर समस्याओं का ढेर है। स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी नहीं है। व्यापारियों ने उद्योगों का विकास और प्रमुख शहरों के साथ बेहतर कनेक्टिविटी की मांग रखी। तो हम लोग चाहेंगे कि उद्योग पर विशेष तौर पर सरकार ध्यान दे दुमका में, और यहाँ का रेलगाड़ी का भी लंबी दूरी का प्रचलन का अभाव बहुत कम है। बहुत कम ही ट्रेन है जो दुमका में है। हम लोग चाहते हैं कलकत्ता और दिल्ली का ट्रेन और बढ़े, सुविधा बढ़े। किसान खेती के सामान और मशीनों पर सब्सिडी और बेहतर सिंचाई सुविधा की मांग कर रहे हैं। कृषि उपकरण सस्ता हो, सिंचाई की पूर्ण व्यवस्था हो, खाद बीज भी सुलभ रूप से उपलब्ध हो। कृषि के क्षेत्र में जितना अधिक से अधिक सुविधा उपलब्ध करा सके, ये उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। दुमका लोकसभा सीट में जामताड़ा भी है। यहाँ के कुछ लोगों का मानना है कि मध्यम वर्ग की जरूरतों को नजरअंदाज किया गया है, जबकि छोटे कारोबारियों की शिकायत ऑनलाइन बिक्री को लेकर है। सरकार जो लोकसभा में आने वाली हो, इस बार उसका सोच ऐसा हो, उन्होंने गरीबों के लिए सब दिन किया, अमीरों के लिए कोई ज़रूरत नहीं, उसका सब चल जाएगा। लेकिन कभी भी कोई सरकार मध्यम वर्गीय के लिए कभी नहीं सोचा। बेचारा दो पार्ट में पिसता ही रह गया। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि एक देश एक कानून हो और हम लोगों को, दुकानदार भाइयों को, जितने भी रिटेलर हैं, उन लोगों को कम से कम ये फैसिलिटी मिले कि ऑनलाइन जो है वो धंधा बंद हो जाए। जो सप्लाई देते हैं, कहाँ से देते हैं, ये मालूम नहीं है। हम लोगों को जो रेट में कंपनी देती है उससे भी कम रेट में ऑनलाइन वाले देते हैं। क्या करते हैं, कैसे देते हैं, ये तो हम लोगों को अभी तक नहीं पता चला है। दुमका झारखंड के संथाल परगना रीजन में पड़ता है। यहाँ आदिवासी समुदाय की संख्या ज्यादा है। इसी रीजन के गोड्डा लोकसभा सीट में देवघर है। देवघर भगवान शिव के बाबा बैद्यनाथ मंदिर के लिए मशहूर है। बैद्यनाथ मंदिर भगवान शिव के सबसे पवित्र निवास माने जाने वाले 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ ज्यादातर लोग केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी सरकार के समर्थन में हैं। उनका कहना है कि वे प्रधानमंत्री मोदी के काम से खुश हैं। अभी गत पूर्व दिन में द्वारकाधीश में जो वो सेतु बनवाए, ये सब न भूतो न भविष्यति, ये और इनके द्वारा ये असंभव था और इन्होंने ये संभव करके दिखाया। और यही बाबा बैद्यनाथ से कामना करते हैं कि जो सरकार आवे वो सनातन धर्म की रक्षा करे और महंगाई में कंट्रोल करे और सब जो कार्य है सब निर्विघ्नपूर्वक चलावे। हमारे नरेंद्र मोदी जी पुनः 2024 में आए और वो ऐसा चीज़ करें जो
सबों के लिए फायदेमंद हो। जैसे वो तो सबके लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर ही रहे हैं, विदेशों में भी उनका परचम लहरा रहा है। और मैं चाहूँगा कि हमारे भारत देश में जितने भी गरीब तबके के हैं उनको सारी सुख सुविधाओं की पूर्ति हो, ये मेरा बाबा बैद्यनाथ से भी कामना है। हालांकि पीएम मोदी के समर्थक बेरोजगारी से निपटने की मांग भी उठा रहे हैं। फिर मोदी की सरकार फिर बनना चाहिए। क्या क्या मुद्दा होना चाहिए? मुद्दा तो ठीक है, थोड़ा बेरोजगारी थोड़ा कम कर दे, और क्या। लोग पढ़ लिख के बेरोजगार की तरह घूम रहे हैं, ये बेरोजगारी थोड़ा कम हो जाए, और क्या। अच्छा, आप गोड्डा लोकसभा में हैं, यहाँ के सांसद आपको कैसा चाहिए? बहुत गुड सांसद, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अच्छा, 2024 के लोकसभा चुनाव का नोटिफिकेशन जल्द आने वाला है। चुनाव अप्रैल मई में होने के आसार हैं। तो 24 के चुनावी माहौल में हम अगले लोकसभा सीट की बात करते हैं। लोकसभा चुनाव के माहौल में जनता की परेशानियों का शोर सुना जा सकता है। असम के करीमगंज के चुनावी माहौल की हम बात करेंगे तो सीमा के करीब स्थित जिले के गांव की परेशानी अलग ही है। आपको बता दें कि सीमा पर ऐसे करीब 11 गांव हैं। ये रिपोर्ट देखिए। असम के करीमगंज जिले में लापसेल गांव भारत बांग्लादेश सीमा पर है। यहाँ के लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दोनों ओर रहते हैं। जो पीछे वाला घर किसका? ये पीछे वाला जो ये बांग्लादेश का है, और कोयली ये जो मकान था ये आधा इंडिया आधा बांग्ला था, तो मलिक आके बांग्ला साइड जो वो छोड़ दिए, हमारा इंडिया पे बनाया है। गांव में लगे पत्थर के निशान अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इकलौता संकेत है। सीमा पर ऐसे 11 गांव हैं। भारत और बांग्लादेश दोनों ने नागरिकों की अवैध आवाजाही को रोकने के लिए अपनी अपनी ओर बाड़ और गेट लगाए हैं। यहाँ के वोटर की सरकार से कई मांग हैं। सबसे प्रमुख बाढ़ हटाने की मांग। ये रोड होने से पहले हमारे एक ही मांग है, जो इधर फेंसिंग होगा तो आगे का जो हमारा गांव का अंदर जितना फेंसिंग है ये फेंसिंग खुल देगा, तो ये खुल देगा तो हमारे लिए सुविधा होगा। नहीं तो इधर भी फेंसिंग उधर भी फेंसिंग, हम जेल में। गांव वालों का कहना है कि बाढ़ लगाने से उनकी रोजमर्रा की गतिविधियों में कोई बाधा नहीं आती है, लेकिन भारतीय नागरिक होने के बावजूद उन्हें भारतीय हिस्से में जाने के लिए बीएसएफ से इजाजत लेनी पड़ती है। सीमा के भारतीय हिस्से का गेट रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहता है। अगर गांव वालों को अचानक अस्पताल जाने की जरूरत होती है तो उन्हें परेशानी होती है। हालांकि बीएसएफ ऐसे मामलों में आवाजाही पर रोक नहीं लगाता है, लेकिन उसकी इजाजत लेना अनिवार्य है। सीमा पर गांव वालों के दूसरे मुद्दे भी हैं। प्रॉब्लम इधर आने जाने का हम लोग को दिक्कत है, जैसे 6 बजे गेट बंद हो जाता है, रात को गेट खुला नहीं रहता है, इमरजेंसी को भी होएगा तो खुलता नहीं, तो बंद ही रहता है। सुना है इधर में चोरी होता है ज्यादा। और रात को हम लोग का गोर कच्चा है ना, पक्का गोर नहीं है, रात को गोरू चोरी करके लेके जाता है। हर साल 2-1 फैमिली का गोरू चोरी होता है। कौन करता है चोरी? बांग्लादेशी। बांग्लादेश के इधर में आकर चोरी करके चला जाता है, रात को चोरी करके जाता है। तो आप लोग बीएसएफ कुछ नहीं करता क्या? बीएसएफ को हम लोग बोलता है, बोलने के बाद बीएसएफ तो फ्लैग मीटिंग कराता है। फ्लैग मीटिंग करके वो बांग्लादेश बीजेपी बोलता है। अभी हम लोग चोर को कैसे पकड़ेगा, रात को लेके जाता है, कौन लेके गया तो हम लोग को पता नहीं है। सीमा पर पड़ने वाले गांव के लोग विकास और बुनियादी सुविधाओं की कमी की शिकायत करते हैं। जो हम जहाँ खड़ा है वो जैसे दो देश का ये बॉर्डर है, ये पिलर है, और पीछे जो दिख रहा है वो मस्जिद है बांग्लादेश का, और वो आगे जो दिख रहा है वो हमारा इंडिया का मस्जिद है। हम जहाँ खड़ा वो 0 लाइन है। तो हमारा यहाँ क्या बोलूँ, यहाँ तो तकलीफें बहुत है। खास तौर पे यहाँ ये बॉर्डर अंदर में जितना ही परिवार है, किसी को आज तक जैसे सरकारी कोई जैसे सुविधा, कई घर वगैरह दुनिया भर का बहुत कुछ मिल रहा है लोगों को, हम लोगों को तो ऐसा कुछ नहीं मिलता है। सिर्फ ये नाम का बूटार हूँ हम लोग, इतना ही है। लोकसभा चुनाव नजदीक आने के साथ गांव वालों की शिकायत है कि नेता सिर्फ चुनाव के दौरान वोट मांगने के लिए उनसे मिलने आते हैं।
उनके वादे कभी पूरे नहीं होते। अभी इलेक्शन है, हाँ, क्या लगता है आपको? इलेक्शन तो हो रहा है और साल भी हो रहा है, 5-5 साल से होते ही रहता है। लेकिन जब इलेक्शन शुरू होता है, एक दो बंदा आके बोलता है ये देगा, वो करेगा, ये करेगा, लेकिन इलेक्शन खत्म होने के बाद कोई आके पूछता ही नहीं है। लेकिन आज तक सरकारी हिसाब मुताबिक से एक कपड़ा भी हम लोग को मिला नहीं है। गौर, लेटरिन, बाथरूम, ये तो बहुत दूर की बात है। हम लोग को इधर गांव में तो कोई डेवलप नहीं है सर। डेवलप में तो बॉर्डर का उस पार हुआ, लेकिन गांव में अभी तक नहीं हुआ। अभी तक देखा सर, पूरा कच्चा रोड है। रोड का प्रॉब्लम है ज्यादा करके हम लोग का। जब बारिश होता है सर, बच्चा लोग स्कूल जाने आने के लिए बहुत दिक्कत होता है। उसी टाइम माँ बाप भी रुक देता है। 10 बच्चा जाएगा तो 4 बच्चा रास्ता में गिरता है, वापस आता है आने के बाद। जिला प्रशासन के मुताबिक भी सीमा रेखा पर पड़ने वाले 11 गांवों को दोनों ओर से बाढ़ लगाने से परेशानी होती है। प्रशासन का कहना है कि सीमा पर सिर्फ पत्थर के मार्कर लगाने की बजाय सिंगल लाइन बाढ़ लगाकर ये समस्या दूर करने की कोशिश की जा रही है। हम प्रयास किए थे, लेकिन उनका कहना है कि हम ये जमीन छोड़ के नहीं जाएंगे। तो इसीलिए जो अब जहां उनकी जमीन है उसके साइड एक सिंगल लाइन फेंसिंग हम कर देंगे। और ये पहले सिर्फ 11 विलेज तक लिमिटेड नहीं था, और भी ज्यादा विलेजेस थे। तो कुछ लोगों ने तो मान लिया, कुछ लोगों ने को हमने कंपनसेशन दे के, उनको रिहेबिलिटेशन दे के ऑलरेडी इस साइड लेकर आ गए हैं। लेकिन ये कुछ परिवार है जो जाना नहीं चाहते हैं किसी कारणवश। तो अभी सिंगल लाइन फेंसिंग के द्वारा ये प्रयास करेंगे कि वो भारत की रेखाओं के अंदर आ जाएं और आना जाना जो उनका इस एरिया में आसान हो। असम में लोकसभा चुनाव 3 चरणों में होंगे। करीमगंज में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। तो हमारी खास पेशकश 24 का चुनावी माहौल में एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद हम अगली लोकसभा की बात करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश 24 का चुनावी माहौल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं अब अगली लोकसभा सीट की। देश भर में लोकसभा चुनाव का शोर जहां सुनाई दे रहा है, वहीं प्रचार में प्रत्याशियों ने अपनी ताकत भी झोंक रखी है। कर्नाटक की शिवमोगा सीट जीतने की जद्दोजहद भी परवान चढ़ रही है। इस बार शिवमोगा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले के आसार हैं। यहां से पूर्व सीएम येदियुरप्पा के बेटे BY राघवेंद्र मौजूदा सांसद हैं, जिनका मुकाबला पूर्व सीएम BS बंगारप्पा की बेटी गीता शिवराज कुमार से है। ये रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक में शिवमोगा लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ रही है। 2009 से बीजेपी ने इस पर कब्जा कर रखा है। अभी यहां से वरिष्ठ बीजेपी नेता BS येदियुरप्पा के बेटे BY राघवेंद्र सांसद हैं। शिवमोगा लोकसभा सीट पर इस बार तिकोने मुकाबले के आसार हैं। बीजेपी से बगावत कर वरिष्ठ नेता ईश्वरप्पा यहां से राघवेंद्र के खिलाफ आजाद उम्मीदवार के रूप में उतर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने पूर्व सीएम BS बंगारप्पा की बेटी गीता शिवराज कुमार को मैदान में उतारा है। This time there is some kind of this one for two things. One major difference is that the internal division in the BJP. Second is the fielding of Gita Shivraj Kumar. Because of all the people who gave a strong opposition to relatively to BJP was Madhu Bangarappa last time. It also this time there is another thing. Actually, some of these assembly constituencies have been cornered by Congress. वरिष्ठ नेता KS ईश्वरप्पा अपने बेटे को हावेरी लोकसभा सीट से टिकट नहीं दिए जाने से नाराज हैं और उन्होंने BY राघवेंद्र के खिलाफ ताल ठोक दी है।
नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोल रहा है, एक कुटुंब के अंदर कांग्रेस पार्टी है, वो राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो, वही एक ही फैमिली के कंट्रोल में सेंट्रल कांग्रेस पार्टी में वो फैमिली का कंट्रोल में कांग्रेस है। सेम सिचुएशन इन कर्नाटका। कर्नाटका के एक ही फैमिली के कंट्रोल में भाजपा है। भले ही ईश्वरप्पा येदियुरप्पा परिवार की राजनीति को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन राघवेंद्र को भरोसा है कि ईश्वरप्पा अपना फैसला वापस ले लेंगे। Ishwarappa ji, they have more respect about party, Hindutva and Modi ji. So within 2-3 days it will be solved. This is one thing. Another one, regarding Congress candidate, we didn't think any who is the candidate against from our party. We are interested, we are concentrated only on what we did from last 5 years, from last 10 years regarding development of the people and constituency. कांग्रेस उम्मीदवार गीता शिवराज कुमार को शिवमोगा में मुस्लिम आबादी से काफी वोट मिलने की उम्मीद है। वे अपने परिवार की साख पर भी भरोसा कर रही हैं। ನಾನು ಅದು ಯಾವುದು ಫೈಟ್ ಗೀಟ್ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮಾಡಿದ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ। इलाके के मतदाता अपनी राय के बारे में खुलकर बात नहीं करना चाहते, लेकिन बहुत से बीजेपी और राघवेंद्र को समर्थन देते हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि उम्मीदवार चाहे कोई भी हो, वे बीजेपी को वोट देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अच्छा काम किया है। ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿದೆ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370 ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ತಲಾಕ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ CCA ಇರಬಹುದು, ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಐಕ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ, ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಬಗ್ಗೆ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಯಕರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವನ್ನು सपोर्ट माड़ी। कर्नाटक में 23 साल से रहता हूँ और इधर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं बीजेपी, और हर जगह एक ही हवा है, मोदी मोदी मोदी। ओके, शिमोगा राघवेंद्र करंट MP। हाँ, शिमोगा में अभी तो राघवेंद्र सर है बीजेपी से, और वो अच्छा काम कर रहे, हर जगह बहुत ही अच्छा काम किया उन्हें। गवर्नमेंट तो मेरे ख्याल में तो अब की बार मोदी सरकार फिर से आएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಏನೋ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಂತ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೇದೇ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ನಾವು ಮಾತಾಡಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಕ್ಕೂ ಅವರೇ ಕಾರಣ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆನೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವಂತೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ನಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ಬಿಜೆಪಿನೇ ವೋಟ್ ಮಾಡೋದು। जानकारों का मानना है कि लोकसभा चुनाव में शिवमोगा में बीजेपी का पलड़ा भारी है। In the past also, many examples you find, especially in Karnataka itself, they have voted in one way to the Lok Sabha assembly constituencies and entirely opposite way to the Lok Sabha constituencies. Because Lok Sabha, the people look at entirely the leadership at the national level. And one of the major drawbacks of opposition party, especially Congress, is that there is no leader who can match Modi at the national level. So that's a major thing that comes to the rescue of BJP. कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटों के लिए दूसरे और तीसरे चरण में 26 अप्रैल और 7 मई को वोटिंग होगी। तो अपनी खास पेशकश में अगली रिपोर्ट की बात करते हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद देश के सभी राज्यों में सियासी गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। राजस्थान के जालोर लोकसभा सीट पर इस बार रोमांचक मुकाबला होने जा रहा है। बीजेपी के लुम्बाराम चौधरी मैदान में है, वहीं जिनका मुकाबला पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत से है। ये रिपोर्ट देखिए।
राजस्थान की जालौर लोकसभा सीट में 2 जिले लगते हैं। जालौर और सिरोही दोनों जिले 2004 से बीजेपी का गढ़ रहे हैं। इस बार भाजपा ने जालौर से नए उम्मीदवार लुम्बाराम चौधरी को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को टिकट दिया है। बीजेपी के अनुभवी कार्यकर्ता लुम्बाराम ने संगठन में कई पदों पर काम किया है और अब वे चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे साथ में किसान है, कार्यकर्ता है और छोटा से छोटा मजदूर लोग सारे मेरे साथ है। आपने जालौर लोकसभा के लिए कोई विजन तैयार किया है क्या? बिल्कुल किया साहब। सिर्फ जालौर के लिए महत्वपूर्ण हमारा पानी का है और पानी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और माई के लिए जब मैं नेता नहीं था, जनप्रतिनिधि नहीं था, फिर भी लड़ा है। मैं लड़ करके माई के पानी और भतीजा के पानी के नाले के लिए फायदा जितनी होगी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पानी की उसके लिए हल करने की पूरी कोशिश करूँगा। कुछ लोगों का कहना है कि लुम्बाराम के कराए गए कामों से उन्हें वोट मिल सकते हैं। यहाँ मोदी फैक्टर भी बहुत मायने रखता है। दुखद पहलू है कि कांग्रेस का कोई स्थानीय कैंडिडेट खड़ा होने तक को तैयार नहीं था, इसलिए उनको बाहर से इजाद करना पड़ा। और जो लुम्बाराम जी है वो बूथ प्रभारी से लेके प्रधान रहे, मंडल प्रभारी रहे, जिला अध्यक्ष रहे और विभिन्न पदों पर रहते हुए इस स्थान तक पहुंचे। वो किसी पारिवारिक संबंधों के कारण नहीं है कि साहब सीएम साहब का बच्चे हैं या और किसी बड़े नेताजी के बच्चे। वो पार्टी के धरातली कार्यकर्ता है और धरातली कार्यकर्ता ही क्षेत्र का विकास कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हमारे यहाँ जालौर सिरोही से भी भाजपा के उम्मीदवार जो लुम्बाराम जी चौधरी हैं, एक किसान का बेटा है जिसने अपना सफर एक छोटे से पद से लगाकर आज लोकसभा सांसद प्रत्याशी तक आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से एक कार्यकर्ता पर विश्वास जताया है, जनता भी उन पर विश्वास जताएगी। और सबसे बड़ी बात, जिस प्रकार से देश राममय हो रखा है, जिस प्रकार से मोदी जी ने जो जो वादे किए थे पूरे किए हैं, जालौर की जनता नहीं पूरे देश की जनता मोदी जी के साथ है। वैभव गहलोत ने 2019 में जोधपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन तब वे हार गए थे। इस बार वे जालौर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इलाके में विकास की कमी पर वैभव गहलोत ने मौजूदा सांसद से सवाल पूछे और कांग्रेस को एक मौका देने की अपील की। केंद्र सरकार से जो जिम्मेदारी बनती है, जब आपकी सरकार है केंद्र में, आप यहाँ से भाजपा के सांसद भी हैं, तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप केंद्र से पैसा लेके आते हैं यहाँ पे डेवलपमेंट के, चाहे हम कई बातें करें, चाहे हम सड़कों की हालत देखें, यहाँ पे हम लोग अलग तरह से डेवलपमेंट फंड्स यहाँ पे ला सकते थे। और इन सब चीज़ों को देख के हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पे जनता से मैं अपील करूँगा, एक बार आप कांग्रेस को मौका दें। नामांकन के वक्त वैभव गहलोत के साथ जालौर के आम लोग भी मौजूद रहे। कुछ लोगों का कहना है कि युवा नेता को ही जालौर की आवाज संसद में उठानी चाहिए। जो कैंडिडेट कांग्रेस ने डिक्लेयर किया है, वैभव जी गहलोत साफ समय के युवा है, ऊर्जावान है और लोगों को उम्मीद है कि हमारा सांसद पढ़ा लिखा युवा हो, ऊर्जावान हो, ताकि जालौर जिले में जो राष्ट्रीय स्तर की समस्या है इनका निराकरण हो सके, रेल सेवाओं का लाभ मिले, जो केंद्रीय सरकार की जो योजना है, नेशनल हाईवे, नर्मदा का पानी, जल जीवन मिशन, ऐसे आदि जो जन कल्याणकारी योजना है उनका लाभ मिले। बतौर सांसद देवजी पटेल ने गैनेट को संसद के पटल पे नहीं रखा। ट्रेनों की मांग जालौर सिरोही की महत्वपूर्ण मांग है। आज दिन तक 15 सालों में जालौर जिला मुख्यालय बीनमाल रानीवाड़ा जो जालौर से ट्रेन गुजरती है, वहां से देश की राजधानी दिल्ली और राज्य की राजधानी जयपुर तक जाने के लिए ट्रेन नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। हम चाहते हैं कि हमारा सांसद कांग्रेस का जीते और संसद में ये बात रखे और इस सुविधा को जल्द से जल्द लेके आवे। जो कांग्रेस का गढ़ रहा है जालौर सिरोही, जहाँ से गृह मंत्री बूटा सिंह से लेकर तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज जहाँ से चुनाव लड़े, उन्होंने जो विकास कार्य करवाए, जो 15 साल से ठप पड़ा है, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे कोई नवीनीकरण नहीं हुआ है केंद्र सरकार की ओर से, तो इस बार लोगों में खुशी है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री का लड़का और एक युवा हमारे बीच में है और निश्चित रूप से इस वैभव जी गहलोत को यहाँ से जिताने का काम करेगी जनता। और जो 15 साल का जो विकास का जो सूखा हमने देखा है उसको पूरा करने का हम सब लोग प्रयास करेंगे। सियासत के जानकार मानते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर का असर चुनाव पर पड़ना तय है। इसके अलावा वे ये भी मानते हैं कि कांग्रेस बीजेपी के बराबर मजबूत नहीं है। प्रो मोदी वेव, उसको अपन अंडर करंट के रूप में देख सकते हैं। राम मंदिर के बनने के कारण भी इस जिले में बहुत
बड़ा अंतर पड़ा है कि ये कहना कि राम मंदिर का मुद्दा असर नहीं करेगा, बहुत ज्यादा असर करेगा। ऐसा नहीं है कि सब लोग बीजेपी के समर्थन में ही हैं। कुछ लोग कांग्रेस की भी यहाँ बहुत मजबूती मानते हैं। कांग्रेस का वोट परसेंट बड़ा है इस बार। कांग्रेस की जो सीट है पूरे लोकसभा क्षेत्र में 3 आई है, 7 से एक निर्दलीय जीते हैं, ये जरूर कह सकते हैं। लेकिन एक बार मैं फिर से ये कहूंगा कि अभी भी मेरी नज़र में बीजेपी भारी लग रही है यहाँ पर, और कांग्रेस को एकजुट होने की पूरी आवश्यकता है। और कांग्रेस के जो लोकसभा क्षेत्र है जालोर सिरोही के जो नेता है उनको भी एक मंच पर आना होगा। किसी तरह की गुटबाजी नहीं रखी होगी तो मुकाबला कड़ा हो सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में होंगे। राजस्थान की 25 सीटों पर 19 और 26 अप्रैल को 2 चरणों में मतदान होगा। नतीजे 4 जून को आएंगे। तो हमारी खास पेशकश 24 का चुनावी माहौल में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।